स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लास्ट क्लास तक हमने क्या कवर कर दिया, हमने कवर कर दिया फ्लैट प्लेट और कर्व्ड वेन्स कवर कर दिया, और एक केस कवर किया था हमने जिसमें हमारी क्या थी, फ्लैट प्लेट मूव कर रही थी। आज की क्लास में हमारे पास टॉपिक जो है वो किस चीज़ का है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन मूविंग कर्व्ड प्लेट, जब हमारे पास प्लेट कर्व्ड हो और वो भी मूव कर रही हो। देखो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो प्लेट की हमने कितनी मानी थी, v मानी थी। जेट की वेलोसिटी थी वो कितनी मानी थी, सॉरी जो हमने प्लेट की वेलोसिटी थी वो कितनी मानी थी, u मानी थी, और जो जेट की वेलोसिटी थी वो कितनी मानी थी, v मानी थी। तो जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी से कंसेप्ट आया था वो क्या देखा था हमने, v माइनस यू, जो इफेक्टिव जिससे जो हमारी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा होगा जेट प्लेट पे वो कितना होता है, v माइनस यू होता है। तो सिंपल है, हर चीज में मैंने कहा था कि हमेशा हमें क्या अप्लाई करना होता है, मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो दिस इज फोर्स, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, नेट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम गोइंग आउट माइनस मोमेंटम कमिंग इन। तो कैसे लिखा हमने, रो इंटू क्यू, दिस इज रो एंड दिस इज क्यू। उसके बाद हमने क्या दिखा, नेट वेलोसिटी जो बाहर निकल रही है एक्स डायरेक्शन में। तो अगर देखो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी बाहर निकल रही है वो कितनी है, ये है। तो अगर उसका हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा। पर इसमें के साथ हमने क्या किया, नेगेटिव साइन लगाया। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट टू दी एक्स डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे नेट जो एंटर कर रहा है या जो वेलोसिटी जो एंटर कर रही है वो कितनी है, v माइनस यू है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ड्राइव हो गया, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस है, सारे केसेस के लिए हम फॉर्मूले याद करेंगे तो इतना आसान नहीं है हमारे लिए। तो हमें क्या ध्यान ध्यान रखना, हमेशा मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कैसे करनी है वो हमें पता होना चाहिए। देखो हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करी थी लास्ट टाइम भी, हमने एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करी थी तो एफिशिएंसी कितनी होगी, आउटपुट बाय इनपुट होगी। तो आउटपुट हम अगर देखना चाहेंगे जेट का, तो जेट का आउटपुट कितना होगा, वर्क डन बाय द जेट, मतलब जो जेट ने काम किया है प्लेट के ऊपर, दैट इज वर्क डन बाय द जेट ऑन द वेन पर यूनिट टाइम। तो वो कैसे निकलेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। फोर्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज अवर फोर्स, उसको हमने क्या किया, यू जो हमें वेलोसिटी पता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गया, दिस इज वर्क डन बाय द प्लेट और आउटपुट ऑफ द जेट। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट ऑफ द जेट। इनपुट ऑफ द जेट कितना होगा, जेट अपने पास कितनी एनर्जी लेके आया था, कितनी एनर्जी लेके आया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक टर्म आ गया, रो ए वी क्यूब बाई 2। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ गई। एफिशिएंसी इस सिस्टम की, या जो ये सिस्टम है हमारे पास जिसमें जेट एक कर्व मूविंग कर्व वेन पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, ये हो सकती है। तो देखो अब हमने देख रखा है मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन का हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देते हैं। तो वो ड्राइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, आराम से ड्राइव कर सकते हो, इस फॉर्मूले को ड्राइव करोगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो अगर हम इस रिजल्ट को देखेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन निकल के आएंगी। फर्स्ट कंडीशन इज v विल बी इक्वल टू u, और सेकंड कंडीशन v विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द u। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली समझे कि पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जेट और प्लेट दोनों की ही वेलोसिटी बराबर होगी तो क्या होगा, जेट कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगा प्लेट पे। देखो दोनों अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो जेट कभी भी मीट नहीं कर सकता है प्लेट के साथ। तो ये वाला केस वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, v माइनस यू को अगर यहाँ भी पुट करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यही लिखा हुआ है, वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जो हमारे पास निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, v इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द u, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द जेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। ऑब्वियस है, अगर हमें जेट को प्लेट पे स्ट्राइक करना है तो जेट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो याले केस को हम लेके चलेंगे, याले केस को अगर हम लेके यहाँ पुट करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16/127 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। देखो अब हमने क्या पढ़ा था, हमने देख रखा था एक हमारे पास क्या होती है, सेमी सर्कुलर प्लेट होती है। अगर इस तरह से हम प्लेट को देखें, सेमी सर्कुलर प्लेट में मैंने कहा था थीटा जो होता है वो क्या होता है, एंगल मेड बाय द टिप विद द हॉरिजॉन्टल। तो सेमी सर्कुलर प्लेट कितना एंगल बनाती है, थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो में यहाँ पुट करूंगा तो जो मेरे पास एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 59.2%। कितनी एफिशिएंसी निकल के आ रही है, 59.2%। तो अगर हम देखें कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो सेमी सर्कुलर प्लेट में हो सकती है जेट स्ट्राइकिंग अ मूविंग सेमी सर्कुलर प्लेट, वो कितनी हो सकती है, 59.2% हो सकती है।
देखो अब हमने लास्ट उसमें भी देखा था कि हमारे पास होता क्या है कि धीरे धीरे प्लेट क्या करती रहती है, आगे मूव करती रहती है। प्लेट क्या करती रहेगी, आगे को मूव करती रहेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जेट क्या होगा, स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था, एक व्हील ले लिया था। उस व्हील के ऊपर क्या किए थे, बहुत सारे वेन माउंट कर दिए थे। लास्ट टाइम हमने देखा था फ्लैट प्लेट माउंट थी। यहाँ पे तुम फिगर में देखोगे तो क्या है, कर्व्ड प्लेट माउंट कर रखी है, बहुत सारी क्या कर रखी है, कर्व्ड प्लेट माउंट कर रखी है। इनका एडवांटेज क्या है, उसके लिए तुम क्या देख सकते हो, दोबारा से लास्ट जो वीडियो थी उसको चेक कर सकते हो, पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हमें लगाना है मोमेंटम इक्वेशन, अगर मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करनी है इन एक्स डायरेक्शन, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो डिस्चार्ज का टर्म होता है उसमें हम क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेते हैं। उसमें क्या लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ द जेट लेते हैं। तभी हमने क्या ले रखा है, वी वेलोसिटी लेती है। और जब हम वेलोसिटी लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। रेस्ट सेम वही है जो हमने फ्लैट प्लेट के लिए किया था। क्या किया है, रो इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय जितना मोमेंटम या जितनी वेलोसिटी बाहर निकल रही है। कितनी वेलोसिटी बाहर निकल रही होगी यहाँ से चेक कर सकते हो, कितनी होगी, v माइनस यू कॉस थीटा। कितनी वेलोसिटी एंटर कर रही है, v माइनस यू। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी एंटर कर रही है, v माइनस यू। वहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास, फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस यू होल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसका, सीरीज ऑफ वेन्स के लिए। जब हमारे पास बहुत सारी वेन्स है, अगर सिंगल वेन की कोई बात करेगा तो फॉर्मूला हमारे पास ये है। कितना डिफरेंस है कि वहां यहाँ पे स्क्वायर आता है, वहां पे स्क्वायर नहीं है। अगर ध्यान दोगे तुम, यहाँ पे क्या रहा है, वी इंटू वी माइनस यू आ रहा है, और याले टर्म में क्या आ रहा है हमारे पास, वी माइनस यू का होल स्क्वायर आ रहा है। ध्यान रखना कि सिंगल प्लेट के लिए पूछा गया कुछ पेपर में, या फिर हमारे पास सीरीज ऑफ वेन्स के लिए पूछा गया। तो सेम जो लास्ट में हमने किया वो कर सकते हैं। वर्क डन बाय दी जेट कैसे निकलेगा हमारे पास, अगर हमें वर्क डन बाय दी जेट कैलकुलेट करना है तो वर्क डन बाय दी जेट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। फोर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द प्लेट से किया है। इनलेट एनर्जी कितनी होती है, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले। इनलेट एनर्जी क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू रो ए वी क्यूब। ये फॉर्मूला आ गया। दोनों को डिवाइड करोगे, फिर डिवाइड करके देखो, फिर से हमने क्या किया, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ड्राइव करने की कोशिश करी है। तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ गई मैक्सिमम कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ द जेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। ठीक है, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। इस केस में ये कंडीशन याद रखनी है, लास्ट वाले में ये कंडीशन याद रखनी है। दोनों ही कंडीशन हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाले केस में एक हमारे पे ये हमने पढ़ा था कि 50% एफिशिएंसी होती है और ये वेलोसिटी होती है। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इसको तुम दोबारा से यहाँ पुट करोगे, ये जो निकल के आया, तो हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ सीरीज वेन कितना जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अगर सारी प्लेट सेमी सर्कुलर होंगी तो यहाँ पे क्या करोगे, थीटा को क्या पुट कर दोगे, सेमी सर्कुलर होंगी, यहाँ पे थीटा को 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 100% एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100% एफिशिएंसी आएगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ये वेन्स थी, ऑल दीज कर्व्ड वेन्स अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर हो जाए, अगर सारी वेन्स हमारे पास क्या हो जाए, सेमी सर्कुलर हो जाए, तो हमारे पास सिस्टम की एफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या जाएगी, 100%। ये एफिशिएंसी क्या है, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है, ना कि प्रैक्टिकल एफिशिएंसी है। प्रैक्टिकल में बहुत सारे लॉसेस होंगे, तो जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 100%। अब यही प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, हमने अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम टरबाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टरबाइन में हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से पेल्टन व्हील होता है। पेल्टन व्हील के हमारे पास एक टरबाइन है, पेल्टन व्हील में हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, कर्व्ड वेन लगाते हैं। तो जो कर्व्ड वेन अगर हम यहाँ पे देखूंगा, इस कर्व्ड वेन को अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिटेल में, तो ये जो कर्व्ड वेन मेरे पास होती है उसका शेप हम कैसा रखते हैं, उसका शेप हम कुछ इस तरह से रखते हैं। उसका शेप क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो जो ये क्या होता है, डबल, इसे हम कहते हैं डबल सेमी इलिप्टिकल शेप। क्या कहते हैं, देखो हमारे लिए क्या होता है, सेमी सर्कुलर प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, डबल सेमी इलिप्टिकल प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारे पास जेट हो वो इस तरह से स्ट्राइक करके इस तरह से बाहर निकले। सिमिलरली इस तरह से स्ट्राइक करके इस तरह से बाहर निकले। ठीक है, तो ये जो शेप मैंने बनाया है, दिस शेप इज नोन एज डबल सेमी इलिप्टिकल शेप। वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया जो हमारे पास सेमी सर्कुलर के केस में जो एफिशिएंसी अटेन होती है वो कितनी होती है, 100% एफिशिएंसी अटेन होती है। ये क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि जब हम कर्व्ड वेन की बात करेंगे, कर्व्ड वेन जब हम सिंगल बात करेंगे, अकेले कर्व्ड वेन की बात करेंगे, और जब हम बात करेंगे जब कर्व्ड वेन हमने क्या किया है, सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स की बात करेंगे। तो इसमें मैं दोबारा से बता दूं, एक तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि कंडीशन क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अटेन करने की। ठीक है,
और बाद में हमें ये पता होना चाहिए अगर सेमी सर्कुलर प्लेट हो जाए इन केस ऑफ सीरीज वेन्स तो हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी जो थ्योरेटिकली हो सकती है वो कितनी है, 100% है। इसी के कारण हम पेल्टन व्हील में क्या प्रोवाइड करते हैं, सेमी इलिप्टिकल शेप प्रोवाइड करते हैं। ये क्लियर है सबको? देखो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लो, अगर ये किसी को समझ में आ गया यहाँ पे, तो जो जितना भी हम पढ़ेंगे इसके बाद वो सारा क्या है, जैसे हम पढ़ेंगे रिएक्शन टरबाइन पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है इसी चीज का क्या होता है बार बार यूज होता रहेगा। क्या होगा, इसी चीज का क्या होगा बार बार यूज होता रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको आराम से समझ लो। अब देखो होता क्या है, एक केस हमारे पास अभी तक क्या था, हमने क्या देखा था कि याला जो लास्ट केस अगर हम दोबारा से देखें तो लास्ट केस में जो एंट्री ऑफ द जेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, सेंटर ऑफ द प्लेट से हो रही है। कहाँ से हो रही है, सेंटर ऑफ द प्लेट से हो रही है। ठीक है, अब जो मैं केस डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो क्या है, अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व वेन है। जो एंट्री हो रही है वो क्या हो रही है, टेंजेंशियली। देख रहे हो यहाँ पे एक ही टिप से हो रही है, किसी एक टिप से होना स्टार्ट हो गई है, एक टिप से होना स्टार्ट होगी। तो जब एक टिप से हम बात करते हैं, किसी एक टिप से एंट्री होगी, तो देखो अभी तक यहाँ पे दोबारा समझो, यहाँ पे ये प्लेट है हमारे पास। जब हम बात कर रहे थे सिंगल, जब सॉरी सेंटर से एंट्री हो रही है, सेंटर से एंट्री हो रही है, तो ये हमारे पास क्या थी, जेट की वेलोसिटी थी। और अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो ये हमारे पास यहीं पे हमारे पास क्या थी, प्लेट की वेलोसिटी थी, दैट इज u एंड दिस इज v। तो जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी था वो निकालना आसान था, क्योंकि वेक्टर क्या है एक ही लाइन में है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको डायरेक्ट समीशन कर सकते हैं। एंगल का हमें फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस u होगी। पर अगर जब हम डिस्कस करते हैं इस केस की, जब हम बात करते हैं एक टेंजेंशियली, तो देखो हो क्या रहा है, हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, v1 वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो हम जब हम v1 वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो प्लेट सॉरी जो जेट है वो इस तरह से एंटर कर रहा है, और जो एक्चुअल में जो हमारे पास वेलोसिटी है प्लेट की वो किस तरह से है, प्लेट की वेलोसिटी यहाँ से देख सकते हो u इस डायरेक्शन में, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, ये u हो गया हमारे पास, ये v हो गया। तो अब हमें क्या था, हमें पता है वेक्टर जब डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट मैथमेटिकल समीशन नहीं होता है इनका। हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल समीशन ना करके हम हमेशा क्या करते हैं, वेक्टर समीशन करते हैं। वेक्टर समीशन हम कैसे कर सकते हैं, वेक्टर समीशन के लिए हमने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ रखे हैं। वेक्टर समीशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा ट्रायंगल लॉ लगाना होता है। और भी लॉ होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो, पर अभी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर समीशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम इसका सम निकालने की कोशिश करेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक v हो गया, एक u हो गया। अगर हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, vr हो जाएगा। तो ये जो हमने फॉर्म किया है दिस इज नोन एज वेलोसिटी ट्रायंगल। क्या कहलाता है ये, वेलोसिटी ट्रायंगल कहलाता है। अब देखो सेम वेलोसिटी ट्रायंगल इनलेट पे भी बनेगा और ऐसे ही एक वेलोसिटी ट्रायंगल क्या है आउटलेट पे भी बनेगा। तो दोनों एंड पे क्या बनेगा, इनलेट और आउटलेट पे बनेगा। देखो यहाँ पे समझना जरूरी है कि दो केस अलग अलग कैसे हैं, ये जो हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं और ये वाला केस जो मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो प्रैक्टिकली हमारे पास जो एंटर करता है वाटर, जब हम टरबाइन या फिर पंप पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल, वो सेंटर से ना एंटर करके यहाँ से एंटर नहीं करता वो कभी, वो क्या करता है एक टिप से एंटर करता है, इस तरह से मूव करते हुए इस तरह से बाहर जाता है। तो हमारे लिए ये वाला केस क्या है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें जो जनरली अब पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए पहले हम सारी टर्म समझ लेते हैं कि हमारे पास वेरियस टर्म्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो अगर हम वेरियस टर्म पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा रब कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या पढ़ने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे वेरियस टर्म पढ़ने की कोशिश करें तो देखो होगा क्या, अगर जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये वेलोसिटी थी जेट की एंटर की, क्या थी, जेट की एंट्री की ये वेलोसिटी है हमारे पास। ठीक है, अगर इसे मैं कैपिटल वी से डिनोट कर रहा हूँ, जो अभी तक हमने डिनोट करी थी जेट की एंट्री की, तो देखो यहाँ इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल होगा कंपोनेंट, और एक क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल होगा। दो कंपोनेंट होंगे। तो देखो जो वेलोसिटी v या वेलोसिटी जेट की होती है उसके जो दो कंपोनेंट होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं vw1 से। यहाँ पे देख सकते हो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, वो क्या कहलाता है, vw कहलाता है। और जो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेट वेलोसिटी होता है वो क्या कहलाता है, vf कहलाता है। ये टर्म समझ लो, हमारे पास जो vw होता है वो क्या कहलाता है, वर्ल वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ल वेलोसिटी कहलाता है। और जो vf होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेट, वो क्या कहलाता है, vf कहलाता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो कहलाता है। ये हमारे पास दो वेलोसिटी होती है, समझना जरूरी है। जेट के अगर हम दो कंपोनेंट करेंगे vw एंड vf, दो वेलोसिटी निकल के आएंगे हमारे पास। तो देखो अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं।
कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये समझ लो कि वी एफ का काम क्या होता है, जेट को आगे बढ़ाने का काम होता है। जेट को क्या होता है, आगे बढ़ाने का काम होता है। वी डब्ल्यू का काम होता है, वर्ल का मतलब क्या होता है, अगर ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, अगर इस तरह से वर्ल वेलोसिटी हमारे पास, तो वो क्या करेगा, उसको रोटेट कराएगा इसके अबव। वो क्या कराता है, रोटेट कराता है। इस तरह से अगर मैं देखूंगा तो वो क्या कराता है, इस तरह से रोटेट कराता है हमारा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जेट की वेलोसिटी कितनी होगी, v1 वेलोसिटी होगी, जेट की वेलोसिटी v1 होगी। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाता हूँ तो कितना हो गया, vw1 एंड vf1 हो गए। ये क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। इनलेट की ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये क्या हो गया, दो कंपोनेंट बनाए, vw1 एंड vf1 हो गए। अब देखो साथ ही में हमारे पास क्या है, प्लेट की वेलोसिटी भी है। प्लेट की वेलोसिटी मैंने क्या किया, यहाँ को हम अपने वेक्टर को पैरेलली उठा के यहाँ ला सकते हैं, तो हमने क्या किया, अपने वेक्टर को उठा के यहाँ लिया। तो दिस इज योर प्लेट वेलोसिटी। ये क्या होगी, प्लेट वेलोसिटी। देखो एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास इस तरह से, ये ट्रायंगल एक फॉर्म हुआ है, ठीक है। थोड़ा फिगर, ये ट्रायंगल हमारे पास एक फॉर्म हुआ है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये ट्रायंगल हमारे पास एक फॉर्म हो गया। तो हमारे पास ये क्या होगा, थर्ड जो साइड रिप्रेजेंट करेगी वो क्या करेगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये ध्यान रखना, हम कन्वेंशन क्या लेके चल रहे हैं, हम जब 1 लेके चलते हैं तो दैट इज इनलेट की बात कर रहे हैं। जब भी हम 2 लेके चलेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, आउटलेट की बात करेंगे। तो वापस आ जाओ इनलेट वाले ट्रायंगल पे। वेलोसिटी ऑफ द जेट हो गई, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट हो गई, ट्रायंगल हमने बनाया, तो उसका क्या हो गया, वी आर1 हो गया, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी एट फर्स्ट सेक्शन। तो अब हमारे पास क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, vw1 एंड vf1, वो हमने पढ़ लिया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है हमारे पास, एक वर्ल वेलोसिटी होती है हमारे पास, दो कंपोनेंट हो गए। अब देखो एंगल डिफाइन कर रखे हैं पहले से ही, कि जो वेलोसिटी ऑफ द जेट होगी, जो जेट की वेलोसिटी होगी, वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी, दैट विल बी डिनोटेड एज अल्फा 1। वो क्या कहलाएगा, अल्फा 1 कहलाएगा। सिमिलरली जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, वो क्या कहलाएगा, बीटा 1। क्या कहलाएगा, बीटा 1। अभी इनलेट की बात कर रहा हूँ, इसलिए 1 का टर्म जो 1 सबस्क्रिप्ट में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सेम ट्रायंगल सिमिलरली हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये क्या हो गया, इस पॉइंट से जो वेलोसिटी बाहर निकल रही थी, v2 हो गई है। इसके दो कंपोनेंट अगर मैं बनाऊंगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज पैरेलल टू दी वेलोसिटी ऑफ दी प्लेट, कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ वर्ल, दैट इज vw2। सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर में बनाऊंगा तो कितना हो गया मेरे पास, vf2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो ध्यान रखना, जो कंपोनेंट पैरेलल टू दी प्लेट होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ल कंपोनेंट कहलाएगा। वो क्या करेगा, रोटेट करेगा हमारे जेट को, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर टू दी प्लेट होगा वो क्या होगा, फ्लो करवाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो देखो अभी हमने क्या देखा था, अब ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ये वेलोसिटी ऑफ दी प्लेट हो गई। यहाँ पे इस तरह से मैंने ट्रायंगल रखा, सेम डायरेक्शन में मूव करने चाहिए हमारे ट्रायंगल की दो साइड, तभी थर्ड साइड क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये इस साइड हो गया, ये इस साइड हो गया, वेलोसिटी ऑफ दी प्लेट। अगर इसको उल्टा करके देख सकते हैं हम, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दी प्लेट ये होगी। तो ये हम फिर हमने क्या देखा था, जो जेट की वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो किससे डिनोट करती है, अल्फा से डिनोट करती है। जो रिलेटिव वेलोसिटी की साइड होगी, वो जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से, वो किससे डिनोट करती है, बीटा के साथ डिनोट करती है। किससे डिनोट करती है, बीटा के साथ डिनोट करती है। तो 1 और 2 कब यूज करते हैं, 1 हम यूज करते हैं जब हम इनलेट की बात करें, 2 जब हम यूज करते हैं जब हम आउटलेट की बात करें। देखो अभी सिंपल नेमिंग सिखा रहा हूँ। नेमिंग में देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चाहे तो तुम पढ़ सकते हो। इसमें एक टर्म है गाइड ब्लेड, ठीक है, गाइड ब्लेड एंगल, उसको ध्यान में दो, यहाँ से पढ़ो। अभी गाइड ब्लेड एंगल हम क्या है, जब हम टरबाइन या कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा 1 डिफाइन कर दिया, बीटा 1 डिफाइन कर दिया, ये सारे टर्म मैंने डिफाइन कर दिए। एक बार जब वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो कौन कौन से टर्म्स हैं। तो ये दोनों ही ट्रायंगल जो हमने बनाए हैं एट इनलेट एंड एट आउटलेट एंड इनलेट, वो क्या कहलाते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल कहलाते हैं। देखो आने वाले जो टॉपिक हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के हो चाहे रिएक्शन टरबाइन के हो, उसमें अगर वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना आता है किसी को तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी, याद नहीं कर पाओगे। वेलोसिटी ट्रायंगल क्या है, जैसे ही एंगल चेंज होगा ट्रायंगल पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज। अब देखो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने जा रहे होते हैं। कर्व्ड वेन्स की जब हम बात करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल की, तो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है ये समझ लो। कंडीशन हमारे पास होती है, फर्स्ट कंडीशन, अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें और प्रेशर को एटमॉस्फेरिक माने, तो जो हमारा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट होती है और रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट होती है, दोनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। ध्यान रखना, दैट इज VR1 इज इक्वल टू VR2। कोई पूछे ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगी, तभी एग्जिस्ट करेगी जब फ्रिक्शन को भी नेग्लेक्ट कर दिया है और प्रेशर को भी क्या कर दिया है, एटमॉस्फेरिक, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट मान लिया। तो हमारे पास कंडीशन जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी एट 1 होती है इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी एट 2 होती है। मतलब दोनों ही
पॉइंट्स पे इनलेट एंड आउटलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें देखनी है, सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी शॉक ना लगे, देखो शॉक की वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, उस शॉक को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो होता क्या है, हम ये कंडीशन देते हैं कि अगर हमें जो शॉक है एट इनलेट एंड आउटलेट उसको नेग्लेक्ट करना है, तो हम ये कहते हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल होगा, देखो यहाँ से समझना आसान है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारे पास, तो अगर जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का जो लाइन होगी और जो टिप की जो लाइन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जो रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन होगी और जो टिप की लाइन होगी वो सेम होगी। तो हमने क्या देखा था, इस एंगल को फाई से डिनोट किया था यहाँ पे, दैट इज फाई इज इक्वल टू बीटा 2 हो जाएगा। देखो यही लाइन लिखी है कि एट एंट्री एंड एग्जिट अगर शॉक हम नहीं चाहते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए, जो हम इस टिप के टेंजेंट बना रहे थे। हम क्या कर रहे थे, देखो दोबारा से समझो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो इस टिप के जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इस टिप के साथ जो टेंजेंट ड्रॉ किया था विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल उसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है, शॉकलेस एंट्री एंड शॉकलेस एग्जिट होती है। एंट्री के लिए भी सेम वही कंडीशन है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी जो टिप की लाइन होगी और जो रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन होनी चाहिए वो क्या बनानी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल में देखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल को बीटा 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, बीटा 2 लिख सकता हूँ। इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ, बीटा 1 लिख सकता हूँ। अब ये देखो, ये बहुत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझना चाहो तो इस कंडीशन का क्या यूज है, कई जगह क्या दे रखा होता है, दे रखा होता है कि जो ब्लेड है या जो हमारे पास वेन है वो इट इज मेकिंग जैसे 30 डिग्री या इट्स टिप इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो हमें तुरंत समझ जाना है कि शॉकलेस एंट्री की बात हो रही है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 30 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, तो अगर तुमसे कहा जाता है कि टिप जो है, टिप से जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी कितना एंगल बना रही होगी, 30 डिग्री बना रही होगी, बीटा 2 बना रही होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, जो आगे चीज इसे सॉल्व करने का एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमने इसे सॉल्व कैसे किया। देखो इसका सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस वही तरीका है, दोबारा से हम मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वो बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ तक अलग है बिल्कुल, इसके बाद जो ये पोर्शन है वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक बार दोबारा से जब नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले हम एक बार ये चीज रिवाइज करके आना ढंग से, सारे टर्म्स को एक बार गो थ्रू हो लेना आराम से, सारे टर्म्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन या उनकी नेमिंग कैसे करिए वो पढ़ लेना। कोई डाउट होगा तो एक बार पूछ लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि 2-3 अलग अलग केस देखें जब हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल क्या हो रहा हो, चेंज कर रहा हो। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वेलोसिटी ट्रायंगल पूरी मशीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल ही है। तो अगर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक ये वीडियो देखो, नेक्स्ट क्लास देखेंगे कब करनी। ठीक है।